तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स होता है ना, तो लेटेस्ट में न्यूज में रहती है टॉपिक, उसके बारे में हम इस चैनल पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज की अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आज की एक बहुत बड़ी घटना है। लगभग मतलब ये क्या है कि 5 साल में लगभग एक बार होती है ऐसी घटना है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो है कि भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी हमारी, उसको लॉन्च किया गया है आज। भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 कहेंगे इसको, एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लॉन्च कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या होता है ना, किसी भी देश में क्या होता है, हर देश क्या चाहता है, जैसे इंडिया है, हर देश क्या चाहता है, अपने यहाँ से दूसरे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है। हर आदमी चाहेगा, हर कंट्री चाहेगा कि उसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, इससे इनकम होगी यहाँ के लोकल व्यक्तियों को, और इनकम कैसे होगी, डॉलर में होगी। तो हमारे पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, जिससे हम है ना हमारे जो काम की चीज़ें जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह, कच्चा तेल, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया में, तो उससे क्या होगा, इस देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। साथ में गवर्नमेंट को भी टैक्स वगैरह मिलेगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए है ना, फॉरेन ट्रेड किसी भी देश का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर 5 साल में अब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आई जाती थी। क्या लेके आई जाती थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल में लेके आई जाती थी। ये इस देश में परंपरा थी, एवरी 5 ईयर लेके आई जाती थी। लेकिन हुआ क्या इस बार क्या हुआ, जो लेटेस्ट में दोस्तों थी वो थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 तक। ये 31 मार्च 2020 तक खत्म हो जानी थी। लेकिन आपको पता है उसी टाइम मार्च में क्या हो गया था, कोविड-19 हो गया था। कोविड-19 का पूरा लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करते 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 ये है ना, लगभग 31 मार्च 2023 तक 3 साल इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया। गवर्नमेंट तैयारी करती है कि अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनते बनते 3 साल हो गए। तो ये जो लेटेस्ट पॉलिसी थी 31 मार्च 2023 को खत्म हो गई। अब इसकी जगह कौन सी पॉलिसी आई है, तो इसकी जगह फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आई है। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, जो फॉरेन ट्रेड, देखो आप जानते हो जितना भी जो बिजनेस का काम है, कॉमर्स इंडस्ट्री का काम है, कॉमर्स का काम है, ये इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एंड वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री आप सबको पता है पीयूष गोयल जी हैं। तो इस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में एक संस्था होती है जिसका नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको नाम याद रखना दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, DGFT। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या करता है, पूरा FTP का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का काम ये करता है, बेसिकली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इस पोस्ट को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा संस्थान या कौन सा है ना पोस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इसके नाम से में फॉरेन लग रहा है तो कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में आता होगा, जबकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो यहाँ तक बात होगी किसने बनाया। ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है कि कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब बनती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, जितना भी वैश्विक व्यापार पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड हो रहा है, इस ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का हिस्सा बढ़ाना, इंडिया का हिस्सा बढ़ाना। इसका सिंपल मैं इंडायरेक्टली बोलूं तो इसका एक ही मतलब है कि हमारे यहाँ से क्या करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देना। बढ़ावा कैसे देंगे, कई सारी स्कीम लेके आएंगे, उसके अंडर में कई सारी एक्सपोर्टर को क्या करेंगे, कई सारी छूट देंगे। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ से मान लो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज करो MP से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है ब्रिटेन में, लेकिन हमारे वो जो एक्सपोर्टर है उसको कई सारी दिक्कतें, कागजी कार्रवाई करनी पड़ रही है, या फिर वो बंदे का गया मुंबई में 10 दिन तक उसका माल अटका पड़ा हुआ, तो ऐसी स्थिति में फिर उसका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब कंप्लायंस को ईजी करेगी, ऑटोमेटिक करेगी, कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम करेगी, और भी कई सारी स्कीम लाती है। जिसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको कई सारी छूट दे सकती है। ये सब इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में करते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों। और इस बार की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक खास बात है,
क्या बात है कि इसमें की स्टार्टिंग कब से होगी? इसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होगी, 31 मार्च को लास्ट वाली खत्म होगी, 1 मार्च 2023 से होगी। और ये समाप्त का मतलब समाप्ति की डेट नहीं है दोस्तों, ये पॉलिसी इस तारीख को खत्म होगी, ऐसी कोई डेट इसमें नहीं दी गई है। इसमें ये कहा कि भाई सनसेट क्लोज कुछ भी नहीं है, सनसेट क्लोज मतलब लास्ट डेट जब वो खत्म हो जाती, तो सनसेट क्लोज इस पॉलिसी में नहीं डाला गया। जब तक गवर्नमेंट चाहेगी ये पॉलिसी चलती रहेगी। इसका सिंपल सा मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है? कंटिन्यूटी चाहती है। बार बार हर 5 साल में पॉलिसी लाए कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी? इस पॉलिसी में कंटिन्यूटी करेगी। अगर कुछ बदलाव करना होगा तो गवर्नमेंट इसी पॉलिसी में बदलाव कर देगी, बार बार में नई पॉलिसी लाके जो एक्सपोर्टर है उनको कंफ्यूज नहीं करेगी। ये इसका इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आई है उसकी शुरुआत तो 1 अप्रैल 2023 से होगी, लेकिन उसकी एंडिंग का अभी कोई पता नहीं है। जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक वो चलेगी, जब कोई गवर्नमेंट नई पॉलिसी ले आएगी तो ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब इसमें कुछ बात बताता हूँ मैं। देखो कोई भी पॉलिसी होती है ना, सबसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सबसे मेन डेटा होता है जो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक टारगेट सेट होता है। क्या होता है? इसमें एक टारगेट सेट किया जाता है कि भाई हम इतने वर्ष बाद या इतने टाइम तक इतना एक्सपोर्ट अर्जित कर लेंगे। देखो वर्तमान में अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा या लेटेस्ट में करंट जीके वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभी साल चल रहा है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, इसमें लगभग ऐसा माना जा रहा है कि $750 बिलियन या $760 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। $750 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसमें दोनों चीज़ें आ गई दोस्तों, गुड्स भी, वस्तु भी आ गई और सेवा क्षेत्र भी आ गया। इन दोनों को मिला के इस साल कितना उम्मीद है? $750 बिलियन का जो हमारा होने का उम्मीद है एक्सपोर्ट। तो इस पॉलिसी में ये दिया गया कि टारगेट सेट कर दिया गया है। इस पॉलिसी में ये टारगेट दिया गया जिसको जवान याद कर लेना, दुनिया के कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टारगेट क्या है। इस पॉलिसी का टारगेट है कि 2030 तक, जो 2022-23 में $760 बिलियन है, उसको 2030 तक बढ़ाकर कितना करना? तक बढ़ाकर $2 ट्रिलियन कर देना है। ये $2 ट्रिलियन का आंकड़ा आपको ओरली याद होना चाहिए। दुनिया का कोई भी एग्जाम में चाहे कुछ भी बात याद नहीं रहे इस पॉलिसी की, लेकिन ये $2 ट्रिलियन का तो आपको ओरली याद होना ही चाहिए। ये तो एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो और इसके अलावा क्या किया इसमें से दोस्तों? इन्होंने ये किया कि अब तक जो था ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, क्या गुड्स एंड सर्विस सेक्टर पर ही फोकस होता था। ई कॉमर्स लेटेस्ट चीज़ है, आप लोगों को पता है ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी चीज़ बेचना है, खरीदना। पिछले 4-5 साल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ई कॉमर्स क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। गांव में क्या हो रहा है? ई कॉमर्स बढ़ने लग गया, अभी अमेजोन वगैरह डिलीवर करने लग गए। तो इस दोस्तों इसमें यह भी कहा कि ई कॉमर्स से भी अगर कोई एक्सपोर्ट करता है, मान लो इंडिया कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स के माध्यम से फॉरेन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अब तक इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लाभ नहीं मिलते थे। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया कि ई कॉमर्स सेक्टर है ना, ये ई कॉमर्स सेक्टर, इसको भी एफटीपी का लाभ मिलेगा, एफटीपी का लाभ मिलेगा। ये बात इस ट्रेड पॉलिसी में कही गई है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इसको मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों लाई जाती है, कौन बनाता है और इसका टारगेट क्या है। ये मोटा मोटी चीज़ आपके सामने होगी, जो अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारी जो देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैंने बताया आज लॉन्च की गई थी। आज 31 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 31 मार्च को दिन में ये लॉन्च की गई थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे हमारे, कौन? पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कल की न्यूज़ में आप देखना, न्यूज़पेपर में फोटो आएगा इनका बाकायदा उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए। तो इसमें तो डेट में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब इसको बनाता कौन है? तो मैंने बता दिया कि बेसिकली देखो ओवरऑल तो क्या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बनाती है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बनाती है, पर इसके अंडर में एक संस्था है, इसके अंडर एक एजेंसी है, वो है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो वर्तमान में कौन है? एक पोस्ट है संतोष सारंगी जी, इस पोस्ट पे हैं वर्तमान में संतोष सारंगी जी। दोस्तों इस संतोष सारंगी वैसे तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि आज ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च हुई है इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पोस्ट का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आपको ये संतोष सारंगी जी का भी नाम याद रखना कि वर्तमान में देश में डीजीएफटी कौन है। तो डीजीएफटी है संतोष सारंगी जी, और है ना ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में इनका पोस्ट आती। फिर मैंने बताया था कि ये कब तक लागू होगी, तो जो मैंने बताया था जो पिछली एफटीपी थी वो 2015 से 20 तक के लिए थी, लेकिन 20 में कोविड आने के कारण इसको कब तक बढ़ा दिया था? इसको लगभग मार्च, जो अभी आज तक बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था 2023 तक। अब ये जो पॉलिसी होगी ये कल से लागू होगी, 1 अप्रैल से।
कब तक लागू रहेगी, तो मैंने बता दिया इसमें कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है, जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक ये स्कीम, ये पॉलिसी चलती रहेगी। तो 1 अप्रैल 2023 से था, नो एंड डेट, कोई एंड डेट नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट क्या चाहती है, लॉन्ग टर्म फोकस करना, बार बार में 5 साल में पॉलिसी लाने का कोई मतलब नहीं है। एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेके आओ और उसका लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रखो। नो सनसेट क्लॉज, डायनेमिक एक रेस्पॉन्सिव होगा, मतलब अगर इसमें कुछ लगता है बदलाव करना तो इसी पॉलिसी में तुरंत बदलाव कर दिया जाएगा। मान लो सपोज करो आज ये पॉलिसी लेके आए, अब 1 महीने बाद किसी सेक्टर को लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, तो तुरंत उसमें सुधार कर दिया जाएगा। डायनेमिक है ये पॉलिसी एंड रेस्पॉन्सिबल है, इसमें क्या लॉन्ग टर्म का विजन रखा गया है, बार बार में पॉलिसी बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया जो ग्लोबल ट्रेड होता है, पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसमें इंडिया का हिस्सा बढ़ाना, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसमें फिर टारगेट मैंने बता दिया था, टारगेट कितना है 2030 तक $2 ट्रिलियन, इसको तो रेडी लो दोस्तों। 2030 तक क्या करना है, जो वर्तमान में कितना है $770 बिलियन है, $770 बिलियन है, उसको बढ़ा के कितना कर देना, उसको बढ़ा के 2013 तक $2 ट्रिलियन कर देना है। और इसमें भी दोस्तों क्या होगा, देखो भारत का क्या, भारत शुरू से ही, अगर आप लोगों को थोड़ी सी इकोनॉमी की समझ है तो इंडिया हमेशा से शुरू से सर्विस सेक्टर में मजबूत रहा है। जैसे बेंगलोर हो गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में बेंगलोर का नाम है, तो इंडिया का सर्विस सेक्टर हमेशा से बढ़िया परफॉर्म किया है, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़िया रहा है, पॉजिटिव रहा है। लेकिन हमारा क्या जो मर्केंटाइल है ना, वस्तुओं का एक्सपोर्ट, वो हमेशा से कम रहा है, हमेशा से डेफिसिट रहा है। जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि उसमें डेफिसिट रहता है हमेशा, मतलब हमारा जो हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, जो ये मर्केंटाइल गुड है ना, मर्केंटाइज वस्तुएं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि ये सेवाओं की तुलना में पीछे नहीं रहे। फिर इसके बाद मैंने बता दिया था कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसका बेनिफिट किसको भी दिया जाएगा, इसके बेनिफिट ई कॉमर्स सेक्टर को भी दिया जाएगा। ई कॉमर्स से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत बाकी लोगों को मिल रहा है। ये एक नया बिंदु इसमें जोड़ा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अब इसमें दोस्तों एक और चीज़ बताई गई है कि जो भारत क्या करेगा, भारत क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि जो हमारा रुपी है ना, रुपी इसको ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है। वर्तमान में जो इंडियन रुपी है वो ग्लोबल करेंसी नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में इतनी वैल्यू नहीं है। ग्लोबल करेंसी का मतलब होता है जिसमें ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अभी दुनिया में कौन है ग्लोबल करेंसी, डॉलर है, जो यूरोप का यूरो है, चाइना का रेनमिनबी है, या यूके का क्या है पाउंड स्टर्लिंग है, या जापानीज येन, ये 5-6 करेंसी क्या है इंटरनेशनल करेंसी है। लेकिन अब इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया भी चाह रहा है कि भारत का ग्लोबल करेंसी क्या हो, रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो इसके लिए ये किया गया कि इंटरनेशनल ट्रेड को है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को रुपी में किया जाएगा, देखो अब तक क्या होता था, अब रुपी में किया जाएगा। इसका मतलब आप नहीं समझोगे, मैं दोबारा बताता हूं। देखो ये इंडिया है, ये दुनिया के कोई भी देश हो सकता है, तो इन देशों के बीच में जो लेन देन होता था ना, जैसे अमेरिका, या अमेरिका से इंडिया आ रहा है, या यहाँ इंडिया से यूके जा रहा है, यूके से इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है ना, ये सब डॉलर में होता था। इन सब की बिलिंग डॉलर में होती थी, इंडियन रुपये में नहीं होती थी। लेकिन आप लोगों को पता हो तो जो आरबीआई ने ना लेटेस्ट में, जो लास्ट ईयर था 2022 में, आरबीआई ने क्या किया, जो ट्रेड सेटलमेंट है या ट्रेड होगा उसको रुपी में करने की परमिशन दे दी, रुपी में भी कर सकते हैं। अब मान लो हम इंडिया और जो देश रुपी में व्यापार करना चाहता है उससे व्यापार रुपी में कर सकते हैं। जैसे भारत अभी प्रेजेंट टाइम पे रशिया के साथ रुपी में ट्रेड कर रहा है, और भी कई देशों के साथ प्रयास कर रहा है कि जितना ज़्यादा ट्रेड कितना में हो रुपी में हो। जब इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में होगा तो रुपी की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, तो रुपी भी क्या आ जाएगा, ग्लोबल करेंसी में शामिल हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य था। तो न्यू FTP आल्सो सीक टू मेक इंडियन रुपी क्या करना है, इंडियन जो रुपी है इसको ग्लोबल करेंसी बनाना है। अब कैसे बनेगा, ग्लोबल करेंसी कैसे बनते हैं, ग्लोबल करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो करेंसी यूज में आने लगेगी तभी तो वो ग्लोबल करेंसी होगी। इसलिए क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ट्रेड होगा ना, अब वो क्या करेंगे, वो ट्रेड को रुपी में करेंगे। अलाउड इंटरनेशनल जो ट्रेड सेटलमेंट है उसको इंडियन रुपी में अलाउड किया जाएगा। अप्रोच क्या, इंसेंटिव टू रेमिशन है, ये कोई खास बात नहीं, इसकी थीम थी इंसेंटिव टू रेमिशन, ये बेसिकली इसकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की एक थीम है। इसके अलावा कोरियर सर्विस के थ्रू एक्सपोर्ट की लिमिट भी बढ़ा दी। देखो दोस्तों अब तक क्या होता था, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है या कोई एक्सपोर्टर है, वो दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है कोरियर के थ्रू, कोरियर कंपनी के थ्रू, तो केवल 5 लाख रुपए तक वैलिड था, केवल 5 लाख रुपए तक ही वो एक्सपोर्ट कर सकता था।
लेकिन ये गवर्नमेंट को कम लगा तो इसको बढ़ा के इस पॉलिसी में कितना कर दिया, इस पॉलिसी में बढ़ा के इसको 10 लाख कर दिए गए हैं। 10 लाख कर देगा तो 10 लाख का ये डेटा याद रखना आपको एग्जाम में कि कोरियर के थ्रू कितनी अमाउंट तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो 10 लाख तक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बता दिया था फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने में कई दिक्कत आ रही है, सरकार उसको हजारों कागज मांग रही है। वो जब अपना माल वहाँ भेजता है, एयरपोर्ट पे भेजता है या फिर पोर्ट पे बंदरगाह पे भेजता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है और उसको कई तरह से परेशान करते हैं। कई कई दिन तक उसका माल क्या होता है, बंदरगाह पर अटका पड़ा रहता है, तो उसकी लागत बढ़ जाती है, तो उसको परेशानी आती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब उसको व्यापार करना आसान कर रही है। कैसे कर रही है, पेपरलेस करेगी। भाई आपको कागज नहीं चाहिए, सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन ही क्या होगा, अप्रूवल हो जाएगा, सब कुछ काम ऑनलाइन हो जाएगा। जब हर काम ऑनलाइन ऑटोमेटिक रूप से होगा तो उसका जो माल है वो पेंडिंग नहीं रहेगा और तुरंत तुरंत क्लियरेंस मिल जाएगी। एक क्लियरेंस गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ऑनलाइन कर रही है। बेसिकली हर चीज़ ऑनलाइन अप्लाई कर दो, कहीं भी कोई कागज लेकर किसी भी अधिकारी के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दोस्तों इसमें एक और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस एक कंसेप्ट होता है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। जैसे देखो ज्ञान दोस्तों, हर कोई शहर होता है टाउन या कोई सिटी क्या होता है, उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बहुत फेमस होता है। जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा होगा क्या, मिर्ज़ापुर पिक्चर। तो मिर्ज़ापुर में क्या होता है, मिर्ज़ापुर में होता है कालीन। कालीन भैया नहीं रहते क्या, वो कालीन भैया बेसिकली कालीन बनते हैं वहाँ पे, हैंडमेड कालीन बनते हैं। हैंडमेड कालीन या उसको हम कह देंगे कारपेट। ये कारपेट बहुत फेमस बनते हैं। तो ऐसे शहरों को क्या हो ना, जहाँ पे कोई विशेष प्रोडक्ट बहुत बनता है तो उसकी मांग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे शहरों से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उसको गवर्नमेंट क्या करती है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दे देती है। और दर्जा नहीं देती है, दर्जा देने से कुछ नहीं होता, वहाँ फिर क्या करती है गवर्नमेंट, पैसा खर्च करती है और ज़्यादा उनको फैसिलिटी वगैरह देती है ताकि वो क्या कर सके, अपना व्यापार कर सके और देश से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। तो इस वाली पॉलिसी में कहा गया कि ना अब तक कितने शहरों को टाउन ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा था। तो दोस्तों अब तक 39 सिटी को इंडिया में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त था। लेकिन इस वाली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 4 और शहर जोड़ दिए गए, 4 मोर सिटी इसको ऐड कर दिए गए। अब ये 4 सिटी का नाम याद रखना है, चारों यूपी के, सबसे बड़ी बात चारों यूपी के। फरीदाबाद शायद इसमें से हरियाणा का हो सकता है, फरीदाबाद हरियाणा का है, हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। इसके बाद फरीदाबाद में क्या कपड़े के लिए फेमस है, हम सबको पता है। मुरादाबाद पश्चिम यूपी का एक शहर है जो किस लिए फेमस है, हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, अपने हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए फेमस है, बेसिकली पीतल वगैरह के बर्तन वगैरह के लिए फेमस है। मिर्जापुर आप सबको पता है, इसे मिर्जापुर में क्या है, हैंडीक्राफ्ट कारपेट, कारपेट बोलते हो, कालीन भैया यहीं तो बैठते हैं, तो हैंडमेड कालीन यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। वाराणसी है, वाराणसी में आप लोगों को पता है, इस हैंडलूम जो हाथ से क्या होती है, मशीनों से हाथ से वो बनते क्या बोलते हैं, साड़ी वगैरह के लिए फेमस है, तो हैंडलूम का काम यहाँ बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे 4 और सिटी को क्या दिया गया है, टाउन ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है ताकि इन शहरों से भी क्या हो, देश का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों एक और देखो, एक प्रोडक्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, डुअल यूज होता है। डुअल यूज होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे ड्रोन है, ड्रोन को आप एग्रीकल्चर में यूज ले सकते हो, पेस्टिसाइड छिड़काव कर सकते हो। ये ड्रोन से क्या कर सकते हैं, आतंकी हमले होते हैं, कई जगह बाहर सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है, तो ये ड्रोन होते हैं। कई सारे केमिकल होते हैं, केमिकल से क्या हो सकता है, दवा भी बन सकती है, लेकिन क्या हो सकता है, उनसे बम भी बन सकते हैं या विस्फोटक सामग्री भी बन सकती है। दोनों की चीज़ें काम आती है। एसिड है, एसिड से क्या होता है, किसी पे आदमी पे फेंक दो तो वो घायल भी हो सकता है, मर भी सकता है, लेकिन एसिड है ना, कई जगह दवाइयों के रूप में भी काम आता है। तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका डुअल यूज होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्कोमेट। अलग से इसके अंडर में एक टर्म है स्कोमेट पॉलिसी। क्या नाम है, स्कोमेट पॉलिसी। तो स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये स्कोमेट पॉलिसी दोस्तों क्या है, ऐसे डुअल यूज प्रोडक्ट के लिए लागू होती है। अब क्या होता है ना दोस्तों, फिर क्या होता है, ऐसे डुअल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कठोर नियम बनाती है ताकि इनका दुरुपयोग ना हो, कठोर रूल एंड रेगुलेशन बना देती है। जैसे कि अभी आज की डेट में आपको सबको पता है, एसिड के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, एसिड ऐसे नहीं मिलता है मार्केट में, तो एक कठोर नियम बना देती है। तो इससे क्या होगा, इस देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं मिलता है, एक्सपोर्ट में कमी आती है। अगर आप कठोर नियम कायदे लागू करोगे कोई इंडस्ट्री में, तो उससे क्या होगा, उससे उस इंडस्ट्री का प्रमोशन नहीं होगा, वो इंडस्ट्री का हतोत्साहित होगी और उससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई ऐसे डुअल जो यूज के प्रोडक्ट है ना, उसको क्या करेंगे,
ईज ऑफ कंप्लाइंस करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा आसान कर देंगे नियम कायदे इनके लिए, ताकि ये क्या कर सकेंगे, ये अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकेंगे। और यही गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।